हाँ सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। हम लोग लास्ट टर्म एसी पढ़ रहे थे और एसी में हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू निकालना, वीआरएमएस वैल्यू निकालना, एल, सी और आर पर अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से बिहेव कर रहा है, कैसे उसके क्वेश्चन लगाए जाएं, थ्योरी भी कंप्लीट कर दिया 3 वीडियो में और न्यूमेरिकल भी हम लोग काफ़ी लगा लिए थे। अब आज कुछ न्यूमेरिकल्स जो बचे थे उसको लगाकर हम आज आगे बढ़ेंगे। आज ट्रांसफार्मर चोक कॉइल के बारे में बात करके इस चैप्टर को हम खत्म करना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोग आ जाए यहाँ पर, क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। इसी के क्वेश्चन से एक बात ध्यान दीजिए, अभी तक जितने हम क्वेश्चन लगा रहे थे सिम में एल, सी, आर सीरीज में था, जितने क्वेश्चन लगाए। लेकिन अब हम बात करें देख पैरेलल में होगा तो क्या होगा, इसके बारे में शायद हम लोग ने बात किया था। पैरेलल में होगा तो करंट डिवाइड होगा। तो अब जो पैरेलल पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ हैं उनको हम करके तब हम ट्रांसफार्मर और चोक कॉइल बनाएंगे और तब जाकर एसी हम लोग का करीब करीब कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, ये एल है, ये आर है, यहां पर देखिए एसी लगा दिया मैंने, ठीक। मैंने एक बात बोला था, चलिए पहले बात कर लेते तब बात करते हैं। यहाँ लिखा है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब क्वेश्चन में यल देगा तो एक्सेल निकल जाएगा, तो हम डायरेक्ट एक्सेल ही दे दे रहे हैं, तो यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। यदि यल दिया रहेगा क्वेश्चन में तो एक्सेल निकालना पड़ेगा। एक्सेल याद होगा, ओमेगा इंटू यल होता है, ओमेगा 2 पाई एफ होता है, एफ सोर्स की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन में एक्सेल ही दे दे रहा हूँ, ठीक है। या नहीं तो तुम लोग चाहते हो तो यल ही देते हैं, यल इक्वल टू हमने तुम लोग को दे दिया 2/पाई हेनरी, ठीक। और रेजिस्टेंस दे दिया तुम लोग के कहने पर 100 ओम। एक एमीटर यहाँ लगा दो, एक एमीटर यहाँ लगा दो, एक एमीटर यहाँ। इस एमीटर का नाम A1, इस एमीटर का नाम A2 और इस एमीटर का नाम A3। फाइंड द करंट in emitter A1, A2, A3. First question. Find the current. Find the reading of A1, A2 and A3. ठीक है। Find the reading of A1, A2 and A3 emitter. और सभी हार्ट वायर एमीटर होंगे ना, इसमें एसी को मेजरमेंट करना है। एसी को मेजरमेंट करने के लिए हम हार्ट वायर एमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं सब। दूसरा, हीट प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस निकालिए। तीसरा, जो मेन करंट यहां से चलेगा आई, इस करंट आई और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस भी चाहिए। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट आई। आप लोग करिएगा पॉज करके, हम क्वेश्चन आगे लगाएंगे, ठीक है। पॉज करके लगा लीजिए, फिर आप मिलाइएगा। ये बताइए एक्सेल निकालना होगा आपको, तो एक्सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। ओमेगा कितना होगा बेटा, 2 पाई एफ इंटू एल। 2 पाई भी है, एफ का वैल्यू 2/पाई दिया है, सॉरी एल का वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज है। बड़े आराम से पाई पाई कैंसिल हो गया, यहां देखिएगा बड़े अच्छे से आप लिख सकते हैं 200 ओम, है कि नहीं। आर भी कितना आ गया बेटा, 100 ओम दिया हुआ है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन लिख दीजिए, इम्पीडेंस भी बताइए सर्किट का सब। तो पहली बात तो ये हुआ, वही समझते हो कि 200 वोल्ट यहाँ दिया तो 200 इसको भी मिल रहा है, 200 इसको भी मिल रहा है। हमारा में वैल्यू है सब 200 वोल्ट लिखा हुआ, ध्यान रहोगे इसलिए तो स्टेटमेंट वैल्यू तो है नहीं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक इसमें जाने वाला करंट क्या होगा, तो हम कहेंगे इसमें भाई 200 वोल्ट है तो यहाँ भी 200 वोल्ट है। तो जो आई यहाँ पर हम लोग A2 को I2 बोले तो बड़े अच्छे कहेंगे, जो I2 होगा वो 200/XL होगा। कितना एक्सेल है भाई, 200 ओम है, तो I2 का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 1 एम्पियर। खेल खत्म, I2 आ गया 1 एम्पियर।
अब बात है सर इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है I3 का बात करेंगे तो ये होगा 200 और R हो गया 100, इसको कहेंगे 2 एम्पियर का है। I2 आ गया 1 एम्पियर, I3 आ गया 2 एम्पियर और ये करंट निकाल लीजिए। ये करंट कैसे आ जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा। I बराबर क्या हो गया यहाँ पर अंडर रूट, एक मिनट मैं पता है समझाना। अब देखो यहाँ पर हम I1 भी निकाल लिए और कितना था ये I1 बेटा हमारा I2 का वैल्यू हमने तुम लोगों को बोला 1 एम्पियर था, ध्यान दे देना भाई, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है यार। I3 का वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर। यहाँ का पूछना मत कर देना जंक्शन 1 + 2 3, गलत हो जाएगा क्योंकि ये आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस या पीक वैल्यू जब जोड़ना होता है करंट का तो हम फेजर वेक्टर के साथ, हाँ इंस्टेंटेनियस करंट होता है, स्टैंड पर होता तो जंक्शन लॉ होल्ड करता, जंक्शन लॉ होल्ड करता माने तो हम कह सकते हैं 1 + 2 = 3, लेकिन यहाँ नहीं कहेंगे। यहाँ आरएमएस करंट मेजर कर रहे हैं तो हमें फेजर वेक्टर बनाना पड़ेगा। पैरेलल है बेटा तो जो इसका वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ है, तो यहाँ रेफरेंस लेवल किसको बनाएंगे हम फेज में, वोल्टेज को बनाओ रेफरेंस। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है 90 डिग्री, तो करंट बनाओगे तो IL क्या करेगा लैग करेगा। कितना वैल्यू है IL का 1 एम्पियर, खत्म। अब बताओ वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है रेजिस्टेंस में, तो ये 2 एम्पियर इधर हो जाएगा। क्या हमारे स्टूडेंट रिजल्टेंट निकाल पाएंगे? एकदम सही है, रिजल्टेंट होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 1 का स्क्वायर मतलब 1। करंट कितना है बेटा √5 एम्पियर। कुछ भी आया आप लोगों को? तो यहाँ करंट का वैल्यू कितना आ गया √5 एम्पियर आ गया। यहाँ 2 का स्क्वायर करिएगा भाई कितना जाएगा 4 और यहाँ 1 का स्क्वायर करिएगा 4 + 1 5, यहाँ आंसर आ गया √5 एम्पियर। अब कोई कहे वोल्टेज और करंट के बीच का फेज, तो यहाँ करंट लैग कर रहा है, कितना लैग कर रहा है इसको भी देखिए, ये एंगल फाई है। tan फाई = कितना हो जाएगा 1/2, tan फाई परपेंडिकुलर बाई 20 मतलब फाई = क्या हो जाएगा जल्दी से बोलिए tan इनवर्स 1/2। ठीक है, कोई कहेगा जी पावर फैक्टर बताओ, ये बात करते चले, समझ गए ना आंसर कैसे आया। फेजर वेक्टर से करेंगे आरएमएस करेंगे। हाँ यदि इंस्टेंटेनियस कहीं बोल दिया तो मैंने कहा भाई वहाँ कंजक्शन लॉ होल्ड करेगा, चार्ज कंजक्शन लॉ, वहाँ I = I1 + I2 जैसे होता है वैसे होगा, लेकिन जब आरएमएस वैल्यू जोड़ना होगा और चूंकि मेजरमेंट सभी हम आरएमएस का ही करते हैं तो ऐसे में हमें फेजर वेक्टर से ही जोड़ना सीखना होगा। इसी तरह अब तो आया होगा कुछ तुम लोगों को, बड़े अच्छे से ये आ गया। अब मैंने कहा था पावर फैक्टर बताओ, याद है ना tan फाई 1/2, यहाँ करंट लैग कर रहा है तो अब पावर फैक्टर cos फाई होता है। cos फाई ये परपेंडिकुलर बेस तो कहोगे बेस बाई हाइपोटेनस, याद है ना सब लोग करना, ठीक है। तो tan फाई यदि 1/2 है तो cos फाई क्या जाएगा 2/√5। आया समझ में सब लोगों को? देखिए आया। अब हम क्या पूछे थे तीसरा बात बेटा, कितना हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस मैंने तुम लोग बोला था हीट इसके क्रॉस प्रोड्यूस नहीं होगा, हीट जब भी प्रोड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो देख लो रेजिस्टेंस में कितना हीट लॉस हुआ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। कितना रेजिस्टेंस में हीट लॉस हुआ देखिए जरा अच्छे से आप, क्या हुआ बेटा जल्दी से बताओ। यहाँ 2 एम्पियर है तो I² × R, बड़े अच्छे से हम स्टूडेंट कर सकते हैं। I² मतलब क्या हो गया हीट में पावर निकालना है ना हम लोग को, हीट प्रोड्यूस कितना हुआ है, सॉरी हीट प्रोड्यूस का पावर निकालना होगा ना, पावर हीट प्रोड्यूस देना हो तो टाइम देना पड़ेगा, तो I² RT कर देंगे। यहाँ पावर बोलना चाहिए ना, कितना पावर जनरेट हुआ ये बोलना चाहिए, एवरेज पावर पर साइकिल, सॉरी सही कर लेना इसको। तो ये कितना है ना एवरेज पावर पर साइकिल I² कितना हो गया 4, R कितना हो गया 100। अरे वाह ये तो 400 वाट हो गया। आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ टफ लग रहा है। अब जैसे कोई बच्चा ये भी कहेगा सर हम लोग तो एवरेज पावर पर साइकिल का फॉर्मूला VRMS IRMS cos फाई कहते हैं,
हम कहते गलत नहीं करते। VRMS का वैल्यू कितना होगा जल्दी से बताइए, 200 है। IRMS यहां से निकलने वाली बात करते, यहां का आई देखेंगे तो IRMS कितना हुआ, बड़े अच्छे से आप कहेंगे सर IRMS यहाँ का करंट देखेंगे तो यहाँ का करंट √5 है, तो मैंने लिख दिया √5 ही नहीं आया था, देख लेना। cos phi भूल गए, tan phi आया था 1/2, cos phi आया था 2/√5 है ना, तो यहाँ 2/√5। अरे वाह, इससे भी तो 400 वाट आ रहा है, तो कौन इतना लंबा लगाएगा। बस हमको कहीं भी हीट प्रोड्यूस का पावर निकालना, कितना पावर जनरेट हुआ करना है, तो इतना यहाँ का I निकालो, यहाँ का V निकालो, cos phi निकालो, इतना लंबे से अच्छा है। बस देखो कहाँ का रेजिस्टेंस, उसमें करंट क्या जा रहा है, I पर R करो, पावर निकल कर आ जाएगा एवरेज पावर पर साइकिल डायरेक्ट लिखना है। तभी तुम्हारे ऊपर है, किसी क्वेश्चन में करना है तो एवरेज पावर पर साइकिल या तो VRMS IMS cos का इतना लंबा करो और या तो डायरेक्ट I2 R करो, दोनों से आंसर सी। चलिए अब हम I V phi सब बता दिया। अब क्या चाहिए बेटा हमें, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का दो तरीका, एक तो मैंने तुमसे कहा कि जब तुमने यहाँ का 200 बता दिया, यहाँ का करंट बता दिया, तो Z पूरा निकल जाएगा। Z बराबर क्या होगा, टोटल VRMS बाई IRMS। VRMS आप ही ने बताया था 200 और IRMS आप ही ने बताया √5 आया था, √5। तो अच्छे सजाने वाले ऐसे भी कर सकते भाई, ये 200 है ना भाई, इसको 40 × 5/√5 कर सकते हैं और काटा पीटी मचाएंगे तो 40√5 ओम हो जाएगा। 40√5 ओम, खेल खत्म, इम्पीडेंस आ गया। ये तो था इम्पीडेंस की कहानी बेटा, समझ में आया होगा सब लोगों को थोड़ा इम्पीडेंस की कहानी। अब आता है इसमें इम्पीडेंस को उससे भी कर सकते थे, याद है मैंने कहा था जब पैरेलल होगा तो 1/Z। क्यों ऐसा कहा था, क्योंकि आप लोग से समझाया था भाई कि जो I1 जैसे यहाँ लिखा था तुम लोगों ने, आप लोगों ने I बराबर क्या लिख दिया था, जरा बता। I बराबर लिखा था I1² + I2² है कि नहीं यहाँ पर, तो यहाँ V/Z हो जाता है, I बराबर अंडर I1 लिखेंगे तो V/R, तो V कॉमन हो जाएगा है कि नहीं, और यहाँ आ जाएगा √1/R² प्लस V/XL, तो V कॉमन हो जाएगा तो 1/XL हो गया, V भी कट गया, 1/Z = 1/R² प्लस 1/XL²। इसे भी सॉल्व करके देखो, वही आ रहा है कि नहीं, बड़े आराम से। √1/R², R² मतलब कितना है 100 का स्क्वायर, प्लस 1/ कितना बेटा 200 का स्क्वायर XL का वैल्यू। अगर गुस्सा है तो 1/, सर क्या करोगे 1/100 को कॉमन निकाल लो, अंडर रूट में क्या बचेगा 1 + 1/4। सॉल्व कर लो इसको भाई, तो कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, ये आ जाएगा ऐसे 1/, है ना, √4 का आ जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ, और √5 आ जाएगा। कैसे लिखे, सही है √5 पर, तो Z बराबर क्या आ गया 200/√5, कोई मतलब नहीं 40√5। देखिए आप लोग का सही आया है कि नहीं, तो एकदम वही बात है, इससे करो या I1 I2 मिल गया तो आप जानो IR मिल गया, I मिल गया तो हम V/I कर दिए, Z निकल कर आ गया। अदरवाइज फॉर्मूले से भी कर सकते हो, दो मेथड आपके पास ही, तो बड़ा आसान हो चुका है। इसे लगाने वाले इसको तुरंत लगाएंगे। चलिए इसी बात पर आपको एक क्वेश्चन देने, जल्दी से बताइए। तो ये इंडक्टर है, अच्छा लग रहा है देखने में, 1/π हेनरी। दूसरा करते हो कैपेसिटर दे देते, ये भी बड़ा अच्छा लगता है, और ये तुम्हें दे देते हैं हम 100/π माइक्रोफैरेड, 100/π माइक्रोफैरेड, और इसको कनेक्ट कर देते हैं एसी से बेटा। एसी है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। आपको निकालना है A1, आपको निकालना है A2, आपको निकालना है A3। A1, A2 और A3 आपको निकालना है। क्या हमारे स्टूडेंट सब तैयार हैं? एकदम हम सब तैयार हैं जंग के लिए। जो बच्चे चाहे जंग लड़ सकते हैं।
अब हमारे बच्चे बताएं A1, A2 और A3 तैयार हो गया मेरा। अब क्या हमारे स्टूडेंट इसमें क्या क्या निकालेंगे, क्या क्या हम पूछेंगे आपसे, जरा बताओ जल्दी से बताओ। पहला बात तो तुम लोग से पूछने वाले हैं रीडिंग, A1 का रीडिंग, A2 का रीडिंग और A3 का रीडिंग। मजेदार चीज है, बड़ा मजेदार आएगा, मजा आएगा ना। और फिर पूछने वाले हैं वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस। फाइनली जो ये वोल्टेज है और जो यहाँ से करंट निकलेगा उसका फेज डिफरेंस क्या बता पाएंगे आप सब? सब पॉज करके करिए तुरंत। तो करोगे तो क्या आएगा, देखो एक्स, ये एक्सएल जो आएगा वो ओमेगा हो गया 2 पाई, एफ हो गया 50 हर्ट्ज, या क्या दिया है यल का वैल्यू 1/पाई। यदि तुम्हें दिख रहा है तो एक्सएल दौड़ के आ रहा है 100 ओम। एक्ससी करिए बेटा 1/ओमेगा-c। समझदार है तो 1/ओमेगा का मतलब हो गया 2 पाई इंटू एफ 50 और c का वैल्यू है 100 माइक्रोफैरेड, 100 × 10⁻⁶ बाई पाई से गया, निसंदेह ये भी 100 ओम आ गया। एक्सएल भी 100 ओम, सर एक्ससी भी 100 ओम। नोट कर लीजिए, एक्सएल एक्ससी दोनों 100 ओम आ चुका है। तो क्या हम इसका आईवी निकाल लेंगे? यदि I1 जिसको कह रहे हो वो हो जाएगा 200/100 और दैट विल बी 2 एम्पियर। I2 भी आ गया कितना बेटा, 200/100 मतलब 2 एम्पियर। हम A3 की बात कर रहे हैं, क्या होगा A3 भाई साहब, क्या समझाओ? बड़े आराम से सर, ये वोल्टेज का डिफरेंस है, इसमें करंट 90 डिग्री लैग करेगा तो I1 नीचे है, 2 एम्पियर लिखे हैं ना भाई, दिख रहा है ना। और इसमें करंट लीड करेगा 90 डिग्री लो। अरे वाह, ये दोनों करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री और I1 माइनस I2 0 हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग बात, यहाँ भी 2 एम्पियर दिख रहा है, इसमें भी 2 एम्पियर दिख रहा है, लेकिन इसमें जो करंट दिख रहा है वो 0 दिख रहा है। मजा आया? अब पावर की बात करेंगे तो भाई जब करंट नहीं फ्लो कर रहा है, I और V के बीच का क्या बात है? मेरी बात समझ में आया ना बेटा? यहाँ I1 माइनस I2 लग जाएगा क्योंकि यल और C अपोजिट है। एकदम आसान है ये सब खेल। क्या अब आपको समझ में आने लगा कि नहीं? सब खेल बड़ी आसानी से आप इसको खेल सकते हैं और कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तीनों सीरीज में है तो और तीनों पैरेलल में है तो और अच्छे से कर सकते हो। क्या देना पड़ेगा? क्या तीनों पैरेलल हो जाएगा ना तीनों? हाँ, ये करना चाहो तो दे देते हैं जल्दी से आप लोग करोगे अपने से। ये देखिए यल है, ये क्या है बेटा? सी है बेचारा, और ये बेचारा कौन सा बात कर रहा है? आर का। इधर ये क्या हो गया? यल है, इधर ये सी है और ये क्या है? आर है। ये बताओ यहाँ क्या एक्सएल का वैल्यू हमने दे दिया 20 ओम, एक्ससी का वैल्यू दे दिया चलो कहने पर 10 ओम और आर का वैल्यू भी 10 ओम। और इधर हमने आपके लिए एक और बना दिया, यहाँ वोल्टेज 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, या इसको ऐसा कर दो भाई 40 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ज्यादा मजा आएगा। फोर्टी वोल्ट 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये देखा जाएगा। आप ही लोग बताओ हमको, क्या इसमें हम करंट निकाल पाएंगे? I1, I2, I3 का वैल्यू I1, I2, I3 क्या निकाल पाएंगे? एकदम निकल जाएगा, क्योंकि इसमें आपका कितना आएगा? 40/10 हो गया 4 एम्पियर। इसमें भी कितना आ जाएगा बेटा? 4 एम्पियर। एरो मत बनाओ क्योंकि एसी है ना, कोई डायरेक्शन दिखाते हैं। और लेकिन इसमें क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर। यहां देखा जाए 40 50 है ना, यहां देखा जाए तो कर सकते हैं वोल्टेज और करंट सेम फेज में है।
तो यहाँ का IR तो ये वोल्टेज है, तो यहाँ IR इधर जाएगा। कितना IR है बेटा? 4 एम्पियर। कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करेगा, ये 4 एम्पियर ऊपर आ जाएगा। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या करेगा बेटा? जल्दी से बताओ, इसमें क्या होगा? जल्दी से बोलो। इसमें 2 एम्पियर जो है वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये करता है। सॉल्व करोगे फेजर वेक्टर, हम वेक्टर की तरह सॉल्व करते हैं। ऊपर 4 नीचे 2, आप ही बता सकते हो। ऊपर 4 नीचे 2, तो क्या नहीं बोल सकते? इधर 2 आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। रिजल्टिंग बोलोगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 रूट 5 एम्पियर। चेक करिए ये गलत है क्या? 2 रूट 5 एम्पियर एकदम सही आया कि नहीं आया? तो 2 रूट 5 एम्पियर आ गया। कोई तुमसे कहे जेड निकालने, तो जेड निकालने का फिर वही 2 तरीका मेरे पास होगा। इस जगह जेड निकालना होगा तो एक तो डायरेक्ट मार देंगे, जेड बराबर v बाई आई। v कितना हो गया? 40, आई 2 रूट 5, 2 से काट दो बेटा, ये 20 और ये 20 बाई रूट 5 है ना। इसको सॉल्व कर लेना, 5 इंटू 4 होगा ना, तो यह आ जाएगा 4 रूट 5 ओम। और लगाने वाले इससे लगा सकते हैं 1 बाई जेड इक्वल टू, मैंने पहले ही सिखा रखा है 1 बाई जेड इक्वल टू यहाँ 1 बाई एक्सएल माइनस 1 बाई एक्सए का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई आर का होल स्क्वायर। 1 बाई एक्सएल माइनस 1 बाई एक्सए करेंगे तो आपको दिख रहा है 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 10, और ये हमें दिख रहा है कि 1 बाई 20 आने वाला है। 1 बाई आर स्क्वायर आप भी समझे 1 बाई 10 का स्क्वायर। नीचे के एलसीएम अब कर लेना भाई, अब कितना हम ही करेंगे। 1 बाई जेड निकालना है तो हमारे हिसाब से 1 बाई 10 का बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा 1 बाई 4 प्लस 1, क्या आ गया? रूट 5 बाई 20। तो जेड बराबर हो जाएगा 20 बाई रूट 5। यहाँ से कोई बात आ रहा है, देखो ना, जेड बराबर आ जाएगा 20 बाई रूट, रख दो ना इसको 20 बाई। तो हमें लगता है बड़े अच्छे से ये समझ में आप लोग को आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा और देखिए ध्यान से। इसी को हम चाहते तो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग के सिलेबस में नहीं होने का ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स नंबर से नहीं जा रहे हैं। अब हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में, जहाँ बड़ी बड़ी सर्किटें होती हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही सॉल्व करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर बात करें बेटा, तो आप लोग को जो जरूरत नहीं है, एक जगह थोड़ा दे रहे हैं, थोड़ा घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देखिए हमारे कितने बच्चे इसको अच्छे से लगा पाए। मैं घुमाने जा रहा हूँ सीधे बोल के। ये देखिए इंडक्टर है और यहाँ रेजिस्टेंस। क्या है? इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है। और दूसरे वाले में देखिए यहाँ कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है। इंडक्टर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर रेजिस्टेंस होते हैं। एक्सेल हमने दिया है 20 रूट 3 ओम, ठीक है, और इधर आर दे दिया है 10 ओम, नहीं 20 ओम चाहिए, ठीक। अब इधर क्या कर दिया मैंने बेटा? एक्सी दे दिया तुम लोग के कहने पर, तुम्हें लोग के कहने पर ना, 10 रूट 3 ओम। नहीं, मजा नहीं आएगा, इसको कर दो 10 ओम और इसको कर दो 10 रूट 3 ओम आर, ठीक। इसको R1 कर दो, इसको R2 कर दो, और इन सब को हमने जोड़ दिया 200 वोल्ट से और 50 हर्ट्ज सोर्स से, एसी सोर्स से। 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के एसी सोर्स से इसको हमने जोड़ दिया है। अब बेटा आप लोग ये बताओ, इसमें करंट क्या फ्लो करेगा? मतलब यहाँ एमीटर लगा दो, A1 का रीडिंग, A2 का रीडिंग और फिर A3 का रीडिंग। तो हमें जो चाहिए वो A1 की रीडिंग, A2 की रीडिंग, A3 की
चाहिए, फिर हमें जेड भी चाहिए, फिर हमें पावर फैक्टर भी चाहिए, पावर फैक्टर, और फिर हमें एवरेज पावर पर साइकिल भी चाहिए। इतना बात चाहिए। क्या हमारे स्टूडेंट सोच भी पाएंगे कैसे सुनो है ये, लेकिन मजेदार क्वेश्चन, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरा दिमाग तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा। आइए हम ही लगाते हैं और आप लोग देखिए जरा कैसे। आप लोग पॉज करिए, लगा सकते हैं लगा लीजिए, है ना, हम तो खेल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। आइए एक एक कर करके हम यहाँ खेलते हैं। लड़ाई शुरू। हम मानते हैं इसमें जाने वाला करंट I1 है और इसमें जाने वाला करंट I2 है और इसको हम I लेते हैं ना, हमें ये दिखा। ये तो मान सकते हैं ना पूरा का पूरा 200 वोल्ट यहाँ पर लग रहा है और यहाँ LR मतलब Z1 निकाल सकते हैं, सीरीज में है। अब पूरा 200 वोल्ट इसके क्रॉस भी और इसके क्रॉस भी, तो बड़े अच्छे से हम कर सकते हैं I1 इक्वल टू 200 बाई जेड, 200 बाई जेड। सुन रहे हो? 200 बाई जेड माने आप समझिए यहाँ क्या हो गया। 200 बाई जेड लिखेंगे तो लिखेंगे 20 प्लस, अरे सॉरी जेड निकाल लीजिए। जेड हो जाएगा अंडर रूट, समझ रहे होंगे सीरीज में है, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर जेड निकलता है। तो यहाँ जाएगा 20√3 का होल स्क्वायर, मतलब हमको लगता है कितना होगा 20√3 का, इसका 403, 1200 क्या, हाँ 1200 प्लस 400, हमको लगता है ये Z1 जो होगा वो 1600 मतलब 40, ठीक है ना। ये आ गया 40 ओम, कट गया तो कितना आ गया 5 एम्पियर I1। इसी तरह यहाँ XC और R है, 5 एम्पियर आया ना, ये वाला वैल्यू कितना आ गया बेटा 5 एम्पियर। देखिए खत्म नहीं हुआ है, 5 एम्पियर। अब I2 निकालना है। I2 में भी हमने लिखा 200 बाई Z2। XC और R क्या है पैरेलल, तो हम हंसते हंसते कहिए ना Z2 इक्वल टू अंडर रूट, Z2 इक्वल टू अंडर रूट XC स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का होल स्क्वायर। वास्तव में इसको भी सॉल्व करेंगे तो 10 बाहर आया, ये 1 + 3 4√4 होगा, मतलब 20 ओम आएगा। मतलब Z2 20 ओम आ गया, Z2 20 ओम आ गया। जब देखिएगा तो यहाँ बड़े आराम से 200/20 करिए, क्या ये हमारे स्टूडेंट 10 एम्पियर दिखा रहे हैं क्या? I1 5 एम्पियर, I2 10 एम्पियर। क्या इनको सीधे जोड़ दो क्या है? क्या यहाँ पर डायरेक्ट अंडर रूट आएगा इसका प्लस साइड इसका? नहीं है, फेज देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ये फेज कैसे निकलेगा। मिटा दिया जाए, वेरी गुड। कैसे इसको सॉल्व किया जाए, दिमाग शांत। यहाँ का वोल्टेज ये है और यहाँ देखो हम लोग ऐसे कहते थे ना भाई इसमें एक ही आई जा रहा है, यदि याद होगा तो यहाँ निकाल सकते हैं कि यह करंट वोल्टेज, यह बता सकते हैं यहाँ वोल्टेज जो होगा वो करंट से कितना लीड या लैग करेगा। यहाँ लीड करेगा वोल्टेज, जैसे हम लोग सीरीज में देखें तो कहेंगे दोनों में आई सेम है I1 ना, लेकिन इसका जो वोल्टेज है वो लीड करेगा और इसमें वोल्टेज क्या करेगा बेटा, इसी के डायरेक्शन में होगा। यदि हम इसको आसानी से फाई निकालने की बात करें तो बड़े अच्छे से tan फाई क्या हो जाएगा VL/VR, जो तुम भी जान रहे हो XL/R हो जाएगा। XL कितना है 20√3, ये हो गया √3, मतलब बड़े अच्छे से कर सकते हैं 5 = 60 डिग्री, मतलब यहाँ वोल्टेज लीड करेगा करंट से। दूसरे वर्ड में ये भी कर सकते हैं करंट लैग करेगा वोल्टेज से 60 डिग्री। तो ये जो करंट है वो इस लाइन के वोल्टेज से 60 डिग्री लैग कर रहा है। कितना डिग्री लैग कर रहा है बेटा? 60 डिग्री करंट लैग कर रहा है। किससे? करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से। अब बात करिएगा इस वाले सर्किट में,
अब ये सीरीज देखिए, केवल सीरीज, इसका पूरा वोल्टेज इसको देखिए, इसका बनाएंगे तो क्या होगा, I2 दोनों में सेम है, इसमें वोल्टेज लैग करेगा VC और ये VR है, ये यहां पर वोल्टेज बनेगा और आप भी जाने ये फाई निकालना होगा, फिर वही पुराना बात tan phi इक्वल टू VC बाई VR और ये जाकर बन जाएगा XC बाई R। XC बाई R का मतलब हो गया 10 बाई 10√3 और ये 1 बाई √3 आएगा, मतलब फाई इक्वल टू 30 डिग्री। फाई 30 मतलब ये 30 डिग्री आ गया भाई। और ये क्या बोलोगे, दो बातें, या तो ये कहो कि भाई जो वोल्टेज है वो 30 डिग्री लैग कर रहा है, या ये कहो वोल्टेज से करंट 30 डिग्री लीड कर रहा है। क्यों हम बार बार करंट पर जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें I1 I2 जब जोड़ना होगा तो करंट के बीच का हमें फेज डिफरेंस चाहिए, और ये दोनों में क्या चीज सेम है, वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज डिफरेंस बनेगा। और देखोगे जो वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ वोल्टेज से, उसी वोल्टेज से यहाँ करंट 60 डिग्री लैग कर रहा है, और यहाँ उसी वोल्टेज से करंट 60 डिग्री लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा लेकिन करंट लीड कर रहा है। तो यदि हम दोनों को जोड़ने का बात करें तो डिफरेंस हमारा वोल्टेज बनेगा। और इसमें तुमने ही हमें बताया कि इसमें करंट जो है वह 60 डिग्री लैग कर रहा है, हमने 5 एम्पियर बनाया जरूर लेकिन वो नीचे बन गया। फिर मैंने ये 30 डिग्री लीड बोला, इसमें करंट 30 डिग्री लीड कर रहा है तो 30 डिग्री ऊपर बनेगा वोल्टेज से। ये तुम्हारा I1 है, ये तुम्हारा I2 है। मजेदार बात है, इस केस में ये 90, हर केस में 90 नहीं होगा, मत करना सर 90 होगा तो अरे ये तो ऐसा डाटा मैंने सेव किया कि 90 आया, ताकि कैलकुलेशन ज्यादा ना करना। और ये आएगा जोड़ लेना, कैसे बेटा, अंडर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos phi। यहाँ पर 90 हो गया तो खुश हो गए और कहे भाई अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना था बेटा, 10 था शायद, है ना, 10 एम्पियर, और 10 का एम्पियर मतलब 100, रूट 125 या 5√5 हो गया। बड़ा आसान था। अब कोई कहे जेड निकालो, तो देखो भाई एक तो तरीका अभी भी तुमसे बताया, जेड निकालना है, कुछ मत करो, कुछ क्यों नहीं करो, करना तो होगा। जेड इक्वल टू क्या हो गया, 200 बाई कितना था, 5/5 था क्या, कितना था देखिए भाई, मिटा दिए हैं आप लोग, देख लीजिएगा 5/5 हमको याद है, देख ले क्या, हाँ 5, हाँ ठीक है 5/5, परिणाम से 5 से काटा इसको बेटा, और ये कितना हो जाएगा 8 × 5 तो 8√5 हमको दिख रहा है, ओम जेड भी आ गया। कितना आसान था ये, जेड भी आ गया, कहीं से टफ। अब पावर कहा था ना मैंने, एवरेज पावर पर साइकिल, अरे देखो भाई इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें करंट जा रहा था 10, जस्ट 10 एम्पियर, तो 10 स्क्वायर इंटू आर कर दूंगा, और इसमें करंट कितना जा रहा था 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर 25 और इंटू 20 कर, तो 25 इंटू 20 यहाँ, और यहाँ पर 100 इंटू 10√3, दोनों पावर को सिंपली जोड़ दो, टोटल एवरेज पावर पर साइकिल आएगा। तो पावर निकालना आसान, I2R रेजिस्टेंस की क्रॉस ही होगा, जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस वहाँ करंट निकाल के I2R निकाल कर सबका जोड़ दो, पावर निकल कर एवरेज पावर पर साइकिल आ गया। तो इस तरह से हमने पूरा सॉल्व कर लिया। हाँ, जेड निकालने का एक तरीका और था, हम आपसे बता देते हैं, जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से जो देख लिया है ना, वैसे मैंने करवा दिया इसको। Z1 बराबर कई लोग लिख सकते हैं 20√3, जैसे ये रियल नंबर मैंने कहा था रेजिस्टेंस रियल नंबर पर होगा, और सीरीज में तो सिंपली R1 प्लस R2 करके ऐसे करते हैं बस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो इसका हमने लिखा है रोटेशन 20 और इसको एक्सेल को माना था y एक्सिस में, तो ये हो गया था 20√3 j, ये इमेजिनरी नंबर वाला j है, j मैथ वाले समझना तो j ये i से रिप्लेस करते हैं, i√-1 है मैथ में इमेजिनरी नंबर। और Z2 देखना चाहेंगे, Z2 देखना चाहेंगे तो ऐसे लिखाएगा बेटा 10√3 माइनस, क्योंकि याद होगा हमने ऊपर एक्सेल माना था, नीचे एक्सी माना था, और इधर आर ये रियल एक्सिस था, और ये इमेजिनरी एक्सिस को हम लोग दिखाते हैं और ये रियल एक्सिस होता है। तो यहाँ माइनस क्या कर देते हैं बेटा 10√3, और Z1 Z2 पैरेलल है ना, तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर सही 1/z करते हैं, 1/z1 + 1/z2। कॉम्प्लेक्स नंबर में ही सॉल्व करेंगे,
ये मैथ वाले अपना करेंगे, हम आंसर निकलवा चुके हैं जेड का, हम लोग अपना मेथड कर चुके हैं। 1/z1 प्लस 1/z2 करेंगे तो 1/z आएगा, फिर मॉड निकाल लेंगे तो 1/z का मॉड आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे तो z निकल कर आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करने मैथ वाले अच्छे जानते हैं, बायो वालों को जरूरत है ही नहीं। तो देखिएगा मैथ वाले ग्रुप के बच्चे जरूर कर सकते हैं, जहाँ कॉम्प्लेक्स हो तो उसको उसी तरह करते हैं, बस इसको प्लस j में लिखते हैं और इसको माइनस j में लिखते हैं। और सीरीज में तो सिंपली जोड़ दोगे, रेजिस्टेंस रियल रहेगा, और सीरीज में तो सिंपल जोड़ दोगे, और पैरेलल होगा तो भाई 1/z1 प्लस 1/z2 करके 1/z निकलेगा। ठीक, इस तरह से। अब मॉड में निकले, पहले z कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, मॉड निकालोगे वैल्यू आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि बाय वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, इससे काफी। हाँ, इस तरह से काफी बात हम लोग खेल लिए। एक क्वेश्चन और देने का ही मेरा इच्छा कर रहा है, तो आ जाओ खेल लो तुम लोग भी थोड़ा सा। जैसे मैंने तुम लोग से कहा कि लो भाई ये बेचारा क्या है, क्या है तुम लोग कहते हो तो एक्सेल तुम लोग के कहने पर हम दे देते हैं 10√3, 10√3। ठीक, और 10√3 नहीं मिला रहा है क्या, मत लो 10 दे दो, और r दे दो 10√3। अब तो अच्छा लग रहा होगा। और इसके पैरेलल में कैपेसिटेंस दे दो, केवल कैपेसिटेंस, और xc लिख दो तुम कितना 20, और यहां पर दे दो एक ऐसे। बड़ा मजा आता है, चीजें समझोगे बड़ी अच्छी आसान है, करोगे तो बहुत आसान है। यहाँ 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है। मैंने आपसे पूछा इसका I1, इसमें I2 और इसका I1 I2 निकालना बड़ा आसान है, मेन है I निकालना, जो फेजर वेक्टर है। और एवरेज पावर पर साइकिल भी आसान कर दिया, इस रेजिस्टेंस से तो I स्क्वायर R इसी का काम करेगा। अब मेरे स्टूडेंट कैसे करेंगे, एकदम आराम से करेंगे। आराम से मतलब समझना भाई, जैसे पहले I1 निकालेंगे तो I1 भाई ये भी 200 वोल्ट, ये भी 200 वोल्ट, तो I1 निकालने के लिए 200/Z1, इस Z, इसका Z कितना आ जाएगा तुम भी जानते हो, √XL²। XL इसका माने 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर, निसंदेह 300, 400, 220 ओम आएगा, तो 200/20 हो जाएगा, और यह आ जाएगा कितना 10 एम्पियर। I1 आ चुका है, I1 10 एम्पियर है। I2 देखिए 200/20 इक्वल टू 10 एम्पियर। अरे वाह, I1 I2 दोनों बराबर आया है, 10 एम्पियर। तो अब इसको 20 एम्पियर कर दोगे ना, ये 20 एम्पियर ना बेटा, नहीं फेज देखना होगा। एक करंट, दोनों में वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज और करंट के बीच का पहले फेज डिफरेंस देख ले, कौन लीड लैग करा, उसके बाद दोनों को हम जोड़ देंगे बड़े अच्छे से। अब तुम ही बताओ, इसका जो हम फिगर बनाते हैं तो यही ना करते, करंट I1 है, दोनों में सेम, इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है सर VR, सर इसमें तो सेम ही आएगा VR, ये जाएगा रिएक्टेंट वोल्टेज V, निसंदेह 10 = XL/R, डायरेक्ट मानो ना VR/VR। XL कितना है, 10/10√3, मतलब 5 = 30 डिग्री आ चुका है। निसंदेह वोल्टेज जो है वो करंट से 30 डिग्री लीड कर रहा है। वोल्टेज करंट से 30 डिग्री लीड कर रहा है। मिटा दे इसको, मिटा दिया, धम खत्म। तो यहाँ एक बात यह है, और इसमें तो कोई बात ही नहीं, कैपेसिटर है, कैपेसिटर में कर सकते हैं वोल्टेज लैग करेगा करंट से 90 डिग्री, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करेगा, VC इधर होगा, VR इधर होगा, करंट इधर है I2, या करंट 90 डिग्री लीड करेगा। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, अब दोनों में वोल्टेज सेम है, तो जो V यहां होगा वही V यहां होगा, समझ आ रहा है, यही V रिफरेंस,
ये जो करंट है इसमें 10 एम्पियर वो 90 डिग्री लीड करेगा वोल्टेज में, ये भी है। आईसी होगा यहाँ पर 10 एम्पियर लीड किया 90 डिग्री। इसमें हमने निकाला था 30 डिग्री वोल्टेज लीड करेगा करंट से, मतलब करंट लैग करेगा वोल्टेज से, दोनों में वोल्टेज सेम, वोल्टेज को डिफरेंस बनाए 30 डिग्री नीचे आ जाएगा। ये भी 10, अरे वाह सर ये 90 डिग्री, पूरा एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, और 10 को जोड़ोगे आई बराबर याद होगा 10 का स्क्वायर सॉरी प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 cos 5 cos 120 माइनस 12, यहाँ cos 120 का वैल्यू 2 गया, ये देखो ना ये इससे माइनस में गया और ये आंसर 10 एम्पियर आ चुका है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहाँ का करंट कितना है बेटा 10 एम्पियर। और ये भी एक बात देखने को, ये वोल्टेज है, ये देखो भाई दोनों वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाता है। तो कहेंगे भाई 90 30 120 है तो रिजल्टेंट 60 डिग्री पर जाएगा। 60 यहाँ से मतलब वोल्टेज से देखा, यहाँ से 60, यहाँ से 60 तो वोल्टेज से इसका एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखो ना वोल्टेज से करंट कर सकते हैं, इसमें कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, और वो भी करंट कितना लीड कर रहा है वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रहा है। करंट लीड विथ वोल्टेज बाय 30 डिग्री। कौन लीड, करंट लीड, कितना लीड 30 डिग्री। अब जो लोग निकालना चाहते हैं एवरेज पावर पर साइकिल तो ऐसे ही लिखेंगे ना, एवरेज पावर पर साइकिल सर P बराबर VRMS कितना हो गया 200, IRMS कितना है 10, cos 5 30 डिग्री, cos 30 कितना हो गया √3/2, 2 से सर काट दिया 100, सर कितना आया 1000√3। जबकि लगाने वाला साधारण तो ऐसे ही मान लेगा, कहेगा सर यहाँ तो गिरेगा ही नहीं पापा, यही गिरे वो I² से तुरंत लगा देगा। देखो दो मेथड दे रहे हैं, I² 10 है तो यहाँ 10 है, 10 का स्क्वायर 100 और R कितना हो गया 10√3 1000√3, आंसर आ गया और लॉस। तो एवरेज पावर पर साइकिल निकालना बड़ा आसान है, हर स्टेट का ही मालूम है तो निकाल के एवरेज पावर पर साइकिल तुरंत निकाल के। और यहाँ तो हम लोग फेज निकाल भी दे रहे हैं, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस, उससे भी काम कर लिया। इस तरह से हम लोगों ने टेक्निकल क्वेश्चन काफी लगाने का प्रयास किया। अब आप काफी लेवल तक हम लोग पहुंचा दिए हैं, आप इसको अब लगा सकते हो। चलो अब ट्रांसफार्मर में दो इक्विपमेंट हम लोग पढ़ लें, है ना, एक ट्रांसफार्मर और एक चोक कॉइल। कहते तो पहले चोक कॉइल ही पढ़ लेते हैं, है ना, चोक कॉइल हल्का सा है। चोक कॉइल कुछ नहीं, LR सर्किट ही है चोक कॉइल। क्या है चोक कॉइल, LR सर्किट। एक्चुअल में हुआ क्या, अब जरा समझिए। सर्किट में हमें करंट कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ा। हम चाहते हैं कि कभी चाहे तो करंट बढ़ जाए घटा ले, हम कंट्रोल कर सके सर्किट में करंट। तो जनरली जब डीसी होता था तो करंट कंट्रोल करने के लिए हम रिहोस्टेट लगाते थे, याद होगा रिहोस्टेट। रिहोस्टेट माने वेरिएबल रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस को बदलते रहते थे और करंट घट जाता था, बढ़ा दिया तो करंट घट गया, घटा दिया तो करंट बढ़ गया। तो सर्किट में एक रिहोस्टेट लगा देते थे, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते थे और डीसी को हम कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन इस कंट्रोलिंग में एक दिक्कत था, एसी भी इससे कंट्रोल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रिहोस्टेट से एसी भी कंट्रोल होगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था, सुन रहे हो ना, इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि I² मतलब जो हम करंट को कम भी कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस के क्रॉस हीट प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो I² से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो पावर हम करंट को कम तो कर दे रहे हैं लेकिन एनर्जी का लॉस हो रहा है, पावर हीट के रूप में चला जा रहा है और हीटिंग इफेक्ट में फालतू एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो एसी में एक ऐसा सुविधा बना चोक कॉइल जो करंट को कंट्रोल भी करेगा, और ये बेटा केवल एसी में काम कर सकता है, ये डीसी में नहीं। इसीलिए एसी ज़्यादा बेहतर डीसी से होता है। इसलिए घर वाली जगह पर लोग क्या यूज करते हैं, घरों में एसी ही करते। अब आप सोच सकते हो, बड़े अच्छे से सोच सकते हो कि जो एसी है उसमें यदि करंट कंट्रोल करना है और हम चाहते करंट भी कंट्रोल कर ले और एनर्जी का लॉस भी कम से कम हो, उसी के लिए चोक कॉइल का इस्तेमाल। चोक कॉइल माना जाता है कि ये है LR सर्किट, और ऐसा LR सर्किट जिसका
जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। आइडियल केस में तो मानते हैं कि रेजिस्टेंस जीरो है, ये आइडियल केस में मानते हैं रेजिस्टेंस जीरो, लेकिन रेजिस्टेंस जीरो तो होगा नहीं, जे मिनिमम हो रेजिस्टेंस, बहुत खत्म टेंस टू जीरो, मतलब पावर फैक्टर टेंस टू जीरो हो जाए तो मतलब क्या होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक है ना, एनर्जी हीट के रूप में लॉस नहीं होगा। यदि हम चोक कॉइल का इस्तेमाल करेंगे तो करंट घटा भी देंगे और एनर्जी का भी लॉस होगा। समझा जाएगा चोक कॉइल क्या है, हम समझा रहे, उसका स्कीमेटिक डायग्राम जरूरत है, पूरा कोई चोक कॉइल का पिक्चर नहीं बनाना है तो स्कीम समझना है। ये समझना VRMS है, ये क्या बेटा IRMS, और ये लगता है cos phi। VRMS IRMS cos phi, तो एवरेज पावर पर साइकिल VRMS IRMS cos phi के बराबर होगा, ठीक है। तो cos phi से कंट्रोल कर सकते हैं, cos phi है क्या, R/Z, और ये एलार सर्किट है तो आप जानते हैं Z का मतलब है √XL² + R²। XL क्या होता है पता है, ओमेगा L। पावर फैक्टर कम करना है तो सबसे पहला काम R टेंड्स टू 0, तो हम ऐसा वायर लेते हैं जिसमें R टेंड्स टू क्या हो जाए 0, रेजिस्टेंस कम से कम हो, टेंड्स टू 0, और चाहेंगे कि L क्या हो, बड़ा हो, XL ज्यादा हो, XL ज्यादा होने के लिए L को बड़ा करना हो। तो चोक कॉइल में यही प्रयास करते हैं, R रेजिस्टेंस कम से कम हो और Z बड़ा हो, मतलब L ज्यादा हो। चोक कॉइल है क्या, सुनो, जैसे एक कोई ले लिया आपने शॉर्ट, ऐसे कोई भी एक ऐसे सिलेंड्रिकल, और इस पर आपने लपेट दिया वायर। इस वायर की खासियत, पहले तो कंडक्टिंग होना चाहिए। कंडक्टिंग होने का मतलब रेजिस्टिविटी कम से कम, R = ρL/A होता है। पहला उद्देश्य तो ये मेरा था, R = ρL/A से मेरा पहला उद्देश्य तो यही था कि भाई ये कंडक्टिंग होगा तो रेजिस्टिविटी लो से लो हो जाए, तो रेजिस्टेंस कम अपने आप हो जाएगा। दूसरा बात है इसका, ये वायर मोटा रखा गया, हम नहीं बनाया, आप समझिए मोटा है, मोटा रखा गया, मोटा रखा गया, मोटा ठीक रखा गया ताकि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो। तो मोटा लिया गया, ठीक लिया गया ताकि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो, यह प्रयास किया गया इसमें। तो इस तरह से रेजिस्टेंस बढ़ाने का प्रयास किया गया, और नंबर ऑफ टर्न्स भी हम लोगों ने इसमें ज्यादा रखा। क्यों नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखा, याद होगा L = μ0 N² AL, तो L बढ़ा देंगे ज्यादा, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स पर बहुत बढ़ा देंगे तो L का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। यहाँ टर्न बहुत पास ज्यादा नंबर रखिए ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा L हो सके। तो R टेंड्स टू 0 और L जो है वो बढ़ा दिया, तो ये cos phi का वैल्यू बहुत छोटा हो जाता है। आइडियल बोला जाए चोक कॉइल तो ये 0 मानते हैं, रेजिस्टेंस 0 मानते हैं। अब ये एनआर सर्किट की तरह है, यहाँ आपने बल्ब लगा दिया मान लीजिए, और यहाँ पर एसी सोर्स लगा दिया है, आपको करंट कंट्रोल करना है, स्विच ऑन कर दिया। यहाँ लेमिनेटेड क्रोड लगाते हैं, क्या लेते हैं, लेमिनेटेड, कुछ नहीं भाई, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन जिसका μr ज्यादा होता है, सॉफ्ट आयरन जिसका μr ज्यादा होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी ज्यादा होता है, और वो क्रोड ले लीजिए सॉफ्ट आयरन, और इसमें धीरे एंट्री कराइए, क्या होगा सुनिए, जैसे इसको एंट्री कराएंगे तो क्या म्यू बढ़ जाएगा कि नहीं अंदर का, जैसे एंट्री करेगा यहाँ μ0 × μr होता है, तो इतने पोर्शन में म्यू बढ़ने का मतलब हो गया L बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे एंट्री करेंगे L बढ़ेगा, L बढ़ेगा बेटा तो आप जानते हो XL बढ़ेगा, XL बढ़ेगा तो Z बढ़ेगा, XL बढ़ेगा, समझ लो, XL बढ़ेगा तो Z बढ़ेगा, और I बराबर क्या जानते हो, V/Z, Z बढ़ेगा तो करंट कम होगा। और दूसरा बात है, जब हम इसको अंदर करें तो L भी बढ़ ही रहा है, L भी बढ़ रहा है तो पावर फैक्टर भी कमी हो रहा है, जो होगा उससे भी कम हो जाएगा, मतलब एवरेज पावर पर साइकिल बहुत कम हो जाएगा, टेंड्स टू 0। लेकिन करंट को हम कंट्रोल करनी है,
जैसे जैसे ये अंदर जाता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, यल का वैल्यू बढ़ता जाएगा, यल बढ़ गया तो एक्सेल बढ़ा, एक्सेल बढ़ा तो जेड बढ़ा, जेड बढ़ा तो करंट घटा। इस तरह से इसको अंदर डालिए तो करंट घटेगा और ये बाहर निकाले जाएगा तो करंट बढ़ेगा। देखो भाई यहाँ करंट भी कंट्रोल हो गया और एनर्जी लॉस cos फाई टेंड्स टू 0 होने के कारण यहाँ पावर में लॉस नहीं हुआ, एनर्जी लॉस बहुत ही कम हुआ या न के बराबर। यह सुविधा केवल एसी में उपलब्ध है, डीसी में नहीं। चोक कॉइल केवल एसी में यूज हो सकता है, डीसी में नहीं यूज हो सकता है। क्या हमारे स्टूडेंट पूरा बात समझ पाए? समाप्त हो। चलो ये पॉइंट भी हम लोगों ने करीब करीब समाप्त कर दिया है। ये था चोक कॉइल, मतलब चोक कॉइल का कंसेप्ट जब भी आएगा तो आप समझ गए होंगे सब लोग कि यहाँ यदि आइडियल कैसे बोले तो cos फाई 0 है, पावर 0 है, भाई करंट कंट्रोल भी हो गया, पावर ना के बराबर है। लेकिन एक्चुअल में क्या करते हैं समझ गया ना, जो रोड को अंदर डालते हैं, यल बढ़ते जाता है, यल बढ़ेगा तो एक्सेल बढ़ेगा, एक्सेल बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा तो करंट कम होगा। कहीं भी चोक कॉइल लिखे तो उसको सिंपल एलार सर्किट करंट पूछे तो एलार कह देगा, कॉइल का इंडक्टेंस इतना, रेजिस्टेंस इतना, इंडक्टेंस रेजिस्टेंस दिया तो समझ जाना उसी में काम करना है इसको। क्लियर हो गया सबको? हम लोग ने इतना खत्म किया। एक और टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं ईडी करंट। क्या है ईडी करंट? इस समय हम इंस्ट्रूमेंट के आधार की बात कर रहे हैं। ईडी करंट क्या है? ईडी करंट, ईडी करंट इसको वॉल्यूम इंड्यूस करंट भी कहते हैं। कहते हैं कोई कंडक्टर लिया जाए, क्या लिया जाए बेटा? कंडक्टर लिया जाए और उसको वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स में रख दिया जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स जहाँ वेरिएबल है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ढेर सारे रहते हैं, है ना। यदि कंडक्टर का वॉल्यूम है तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जब वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स में रखेंगे तो जब फ्लक्स वेरी करेगा तो उसके अंदर कंडक्टर के मीडियम के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, है ना। फ्लक्स चेंज कर रहा है और वो इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से आएगा ताकि वो फ्लक्स चेंज का अपोज करे। तो अपोज करने के चक्कर में जगह जगह इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो लूप में घूमने लगते हैं और जब लूप में इस तरह से घूमते हैं ताकि फ्लक्स चेंज का अपोज कर सके। और जब फ्लक्स चेंज का अपोज करने के लूप में घूमते थे, करंट आ गया ना अंदर वॉल्यूम के अंदर, और ये जब घूमेंगे तो आई स्क्वायर आर से हीट भी प्रोड्यूस करेंगे। हीट प्रोड्यूस करेंगे तो एनर्जी का लॉस भी हीट के रूप में करेंगे। ये ईडी करंट है। मतलब आप भी देखते होंगे ना, जब वोल्टेज का वेरिएशन ज्यादा होता है तो बहुत चीज जलते हैं। कारण कि जब वेरिएशन ज्यादा होगा, करंट नहीं ना, करंट कभी वेरिएशन आपके सप्लाई में लप हो रहा है तो बल्ब फ्यूज हो गया, इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया। कारण क्या कि जैसे ही वेरिएशन होता है या आपके मोटर जल रहा है, यदि वोल्टेज वेरिएशन होने लगे तो मोटर जल जाता है। क्यों जल जाता है? इसलिए उसमें ईडी करंट होता है। क्योंकि जैसे ही करंट वेरी करना तेजी शुरू कर देता है तो वहाँ फ्लक्चुएशन आने लगता है और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आने लगता है और वहाँ वेरी होने लगता है। और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करने लगा तेजी से, वहाँ इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो उसके जलने का चांस हो जाएगा। भाई उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर, उस कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर जगह जगह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लूप में घूमने लगेगा और इसके कारण हीटिंग इफेक्ट आएगा। ये जो लूप में इलेक्ट्रॉन जगह जगह घूमने लगा, इसी को कहते हैं ईडी करंट। हिंदी वाले कहते हैं भंवर धाराएं। ईडी करंट जो लूप के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, कंडक्टिंग मटेरियल के वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन लूप में घूमने लगा। कोई प्रॉब्लम है आप? थोड़ा हो सकता है शुरू में साउंड में दिक्कत आया, फिर बाहर साउंड था तो शुरुआत की वीडियो में साउंड में दिक्कत आया होगा, जो अब नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि घर पर बन रहा है, आसपास कभी कभी लाइट चल गई तो लोग जनरेटर चला देते हैं तो थोड़ी आवाज़ आती है। अब वीडियो बनाना था तो बनाना था, तो थोड़ा एडजस्ट, आपको थोड़ा एडजस्ट हम कर रहे हैं। ठीक, और ये भी है कि आप लोग साथ साथ करिए क्योंकि करीब करीब खत्म होने की तरफ चल रहा है। तो आप लोग खूब पढ़िए घर पर, इसमें जम पढ़िए, इसका फायदा उठाइए और सिलेक्शन लेना ही है। ये जोश बने जीतना ही है ना भाई। इस समय कह रहे हैं ना हम लोग तो एक नारा दे रहे कि जान भी रहेगा जहान भी रहेगा। ठीक है, जान भी रहेगा और जहान भी रहेगा, काम भी होगा और कोरोना भी हारेगा। ठीक है,
तो हम लोग काम भी करेंगे और कोरोना को भी हराएंगे घर में रहकर। ठीक है, घर में भी रहेंगे, काम भी करेंगे और इसको हराएंगे। और हम लोग को अपने लक्ष्य को पाना है, जीतना ही है, लक्ष्य नहीं रुक सकता। तो बार बार हम इसको कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम लोग अब 11th और 12th वाले बच्चों के लिए हमने ऑनलाइन क्लास भी देना शुरू करेंगे। आप लोग का वीडियो ऑनलाइन क्लास भी A+ शुरू कर रहा है 11th 12th के लिए। ठीक है, लेकिन आप लोग जो लोग पढ़ रहे हैं इस समय मैग्नेट कैरी कर रहे हैं, टारगेट बैच के बच्चे, वो चुपचाप खूब जम के लग जाए, वो एकदम लग जाए, हमें जीतना ही है। हम व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को PDF भी दे रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट A+ के हैं, A+ एजुकेयर के, उनको हम लोग दे रहे हैं PDF व्हाट्सएप ग्रुप में मिल रहा है, और सब बच्चे ले भी रहे हैं, उन्हें सॉल्व भी करें। और जो बच्चे नहीं भी हैं वो कर सकते हैं, ले सकते हैं। बुक, कोई भी बुक लगाएंगे, सभी बुक से आपसे क्वेश्चन लगेंगे। यदि पूरा लेक्चर सुन लीजिए, कोई भी एक बुक पाइए और उसको लगा लीजिए। 10 बुक नहीं, एक बुक लीजिए, उसको पूरा लगाइए, आपको सब काम हो जाएगा। ठीक है, या कहीं का भी मटेरियल है उसको आप सॉल्व करें। हमने कोशिश किया है कि सब चीज़ को एक जगह समेट लें। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन दे दिए हैं, काफ़ी वैरायटी दे दी है, आप लगाएंगे तो लगेगा। फिर थोड़ा प्रैक्टिस की चीज़ है, कुछ फंसेगा, दिमाग चलाइए, लगेगा। ठीक, आइए, और जीता जा सकता है बेटा, कोई भी चीज़ असंभव नहीं, बहुत आसान है। मैग्नेट करीब करीब हम लोग खत्म कर दिए। अगले लेक्चर में हम अर्थ मैग्नेटिज्म आएंगे। हम चाहते हैं कि मैग्नेटिज्म के 2 पार्ट, अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल्स को भी कंप्लीट करेंगे, ताकि मैग्नेट का ये पोर्शन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम अदर पार्ट पर जाएंगे। ठीक है, आ जाइए। चलिए, हमारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, हम लोग ने क्या बात किया, ईडी करंट। ईडी करंट में अब पूछा जाता है कि ईडी करंट का कहाँ कहाँ यूज है। तो ईडी करंट जहाँ नुकसान है, निश्चित है, हम लोग को जब भी कोई चीज़ बनाना पड़ता है सबसे पहले ईडी करंट से बचाना पड़ता है ना। मोटर भी बनाते हैं तो गर्म हो जाएगा, तो ये कोशिश किया जाता है भाई रेजिस्टेंस कम से कम रहे, ताकि मोटर गर्म कम से कम, ईडी करंट कम से कम प्रोड्यूस। तो ईडी करंट को कम से कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो पहला कहा है लेमिनेटेड प्लेट का इस्तेमाल कीजिए। लेमिनेटेड प्लेट का मतलब डायरेक्ट एक मोटा, जैसे कहीं आपको लग रहा है कि घुमाना है, कोई मोटर में रोटेट कराना है, तो एक डायरेक्ट मोटा सा प्लेट मत दीजिए, उसको प्लेट को क्या कर दीजिए, टुकड़ों में तोड़िए। मतलब जैसे एक प्लेट रखिए, पतला सा प्लेट है ना, इसको वार्निश लगाइए, और फिर उसके बाद दूसरा प्लेट, फिर वार्निश लगाइए, है ना, इंसुलेटिंग थिंग, फिर तीसरा प्लेट। ऐसे करते करते प्लेट का बंडल बना लीजिए, उसको बाइंडिंग कर दीजिए, और अब ये पूरा प्लेट को क्या कहेंगे, लेमिनेटेड। इसे करने से क्या हो जाएगा, ईडी करंट तो प्रोड्यूस होगा लेकिन बहुत कम हो जाएगा। तो लेमिनेटेड प्लेट लेते हैं बेटा, इसमें कैसा प्लेट लेते हैं बेटा, लेमिनेटेड प्लेट लेते हैं। ठीक है ना, तो लेमिनेटेड प्लेट लिया जाता है इस केस में पूरी तरह से। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, जब एरिया बड़ा होता है कोई चीज का, तो उसमें स्लॉटिंग कर दे। जैसे एरिया बड़ा एरिया है ऐसे, और इसमें हमको लग रहा है कि भाई ज्यादा सरफेस एरिया पर आएगा ईडी करंट, तो हम लोग बीच बीच में क्या कर देते हैं, स्लॉटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, स्लॉटिंग कर देते हैं। ठीक है, बीच बीच में क्या कर देते हैं बेटा, स्लॉटिंग कर देते हैं। ये देखो स्लॉट कर देते हैं, मतलब कई चीज काट देते हैं बीच बीच में, ताकि ईडी करंट को सरफेस एरिया ज्यादा ना मिले, बड़ा बड़ा लूप न बने, ताकि ईडी करंट का लॉस कम से, ईडी करंट से हीट प्रोड्यूस कम से कम। तो 2 तरीका है, एक तो लिमिटेड प्लेट इस्तेमाल करके मोटा चाहिए, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो बड़ा सरफेस होता है उसको हम लोग स्लॉटिंग कर देते हैं, ताकि ईडी करंट कम से कम प्रोड्यूस। तो हर मोटर बनना देखते हो, मोटर डायरेक्ट नहीं लेते हैं, पंखा का मोटर हो चाहे कोई, सबकी बाइंडिंग होती है, सबका प्लेट डायरेक्ट नहीं रखते, कई प्लेट को जोड़ के उसको बनाते हैं। ये तो डायरेक्ट नहीं रख सकते, मोटा सा रख दिया और चलने लगा, तो ईडी करंट बहुत प्रोड्यूस होता, पंखा जल जाता, मतलब बहुत चीज खोज हुआ होगा, पहले जल जाता होगा, थोड़ी देर में जल जा रहा, जल्दी जल जाता होगा, कम ही काम में जल्दी खराब हो जाता। उसके लिए हम लोग ने क्या किया, फिर क्या किया, लेमिनेटेड प्लेट लगा के उसकी बाइंडिंग करना शुरू किया, ताकि ईडी करंट कम से कम प्रोड्यूस। तो ईडी करंट तो है ही है, हर जगह होगा, और ईडी करंट को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा जो हमारे पास आता है ईडी करंट के बाद, कि इसका भाई ठीक है, इतना बुराई है, कोई अच्छाई भी है, कहा हाँ अच्छाई है, और वो अच्छा ईडी करंट का यूज कहाँ किया गया, ब्रेक मारने में, ट्रेन में ब्रेक मारने। आप बताइए, ट्रेन में ब्रेक मारे, इंजन को आपने रोक दिया, यदि मानो आप ऐसा कोई सिस्टम न लगाते, आप इंजन डब्बा को खींचती चली गई, इंजन
डब्बा को, कंपार्टमेंट को खींच रहा है और तुमने देखा कोई चीज इंजन रोक दिया, इंजन रोक के इंजन की वेलोसिटी जीरो कर दिया तुमने, कुछ लगाया धीरे धीरे इंजन रोक, लेकिन जो पीछे वाले डब्बा है उनके पास तो वेलोसिटी है, उनका कोई फोर्स लगा नहीं, क्या वो सब धक्का मारेंगे? नहीं, धाड़ नहीं आगे लड़ेंगे, सब धक्का लगाएंगे, एक्सीडेंट होने का चांस हो जाएगा। तो हमें जरूरत है कि जिस समय हम इंजन को रिटार्डेशन करें उसी समय हमारे डब्बों में भी कोई एक फोर्स लग के रिटार्डेशन होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ड्रम, जहाँ हर कंपार्टमेंट के नीचे व्हील होता है, व्हील के एक्सिस होता है, जो एक्सिस है उस पर ड्रम रखते हैं और उसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे ही आपको ब्रेक लगाना है, हम करंट देते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है, और मैग्नेटिक फील्ड आता है और कंडक्टर मूव करता है जब, तो कंडक्टर के अंदर इंड्यूस करंट आता है ताकि उस रोटेशन करेगा तो उसका फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो उसको क्या करता है, वो उसका अपोज करता है, और अपोज करता है वो इंड्यूस करंट और उसको रोक देता है। देखते हैं बहुत तेज लगता है तो चिंगारी भी आता है उसमें से, तो वहाँ एडी करंट ही उसको क्या करता है, सब डब्बे पर ब्रेक लगा देता है, सबके मोशन का एक्सिस पर क्या करता है, अपोज करने लगता है, अपोज करने लगता है, धीरे धीरे वो भी रुकने लगता है और धीरे से रुक जाता है। तो एडी करंट यहाँ खराब, एडी करंट का और भी यूज है। किसी तुम्हें बनाया गया एडी करंट से भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस बनाया गया, भट्टी बनाया गया इंडक्शन, जैसे तुम्हें कोई बड़े बड़े मेटल नहीं मेल्ट हो रहे तो डाल दो इंडक्शन फर्नेस में, इंडक्शन फर्नेस में हाई वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके अंदर प्रोड्यूस करेगा एडी करंट और उसको मेल्ट करके रख दो, तो इंडक्शन फर्नेस में यूज कर दिया गया। ट्रेन का ब्रेक लगाने में एडी करंट का यूज हुआ, तो एडी करंट के यूज भी हैं नुकसान के साथ साथ। तो हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट इतना समझ नहीं सकते। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जिसके कारण कर सकते हैं एसी का यूज बहुत बढ़िया, और वो है ट्रांसफार्मर। आप ये बात समझिए क्यों ट्रांसफार्मर का यूज हुआ, क्यों यूज करना पड़ा ट्रांसफार्मर, क्यों लोगों को लगा कि ट्रांसफार्मर यूज किया जाए। नाम सुने होंगे ट्रांसफार्मर, जो सुनते ही हो, अभी गर्मी में कुछ में सुनोगे यहाँ का ट्रांसफार्मर उड़ गया तो यहाँ का ट्रांसफार्मर उड़ गया तो सुनते ही हो। तो ट्रांसफार्मर बड़ा यूज का काम भाई, नहीं रहता तो आज लोग कहते हैं ना कि गाँव गाँव बिजली पहुंचा दिया। अरे गाँव गाँव बिजली तब पहुंचा जब ट्रांसफार्मर था, न रहता तो गाँव गाँव बिजली नहीं पहुंचता। साइंटिस्टों को, फिजिसिस्ट को सलाम करो भाई कि गांव गांव बिजली पहुंच गया। तो कहते हैं ना गांव गांव बिजली पहुंचाया, ये अरे बहुत दिमाग लगाया साइंटिस्टों। अब सोचो क्यों मैंने ऐसा करा। जैसे मान लो किसी पावर हाउस में कोई प्रोजेक्ट, बहुत प्रोजेक्ट भाई कई मेगावाट्स के होते हैं, या हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट ले लेते हैं, किसी पावर हाउस में 20 मेगावाट है। मेगावाट भाई बहुत ज़्यादा होते हैं, 20 मेगावाट मतलब कमी है, हम 20 मेगावाट लेके चलते हैं। 20 मेगावाट है एक छोटा सा पावर हाउस, 20 मेगावाट का है, ठीक है। और वहाँ पर हम लोग जो सप्लाई करते हैं वो 220 वोल्ट का, चलो हम 200 वोल्ट ले लेते हैं, सप्लाई 200 वोल्ट, 220 वोल्ट है, कैलकुलेशन अच्छा हो इसलिए हमने 200 वोल्ट ले लिया भाई ना। यदि 20 मेगावाट का पावर आया और उसको 200 वोल्ट पर हम सप्लाई कर रहे हैं तो करंट कितना आएगा भाई, तो 20 इंटू 10⁻6 हो गया, P बराबर VI होता है, 200 इंटू I किया, 2 जीरो गया बेटा, I बराबर तुम्हें लग गया होगा 10⁻5 एम्पियर आ गया। इतना भारी करंट, अब समझ लो और ज्यादा पावर होगा तो करंट का वैल्यू और ज्यादा हो जाएगा, हाँ, और बड़े बड़े पावर हाउस में अब इतना करंट है और ये ये चल दे वायर के थ्रू, और वायर हमको यहाँ से यहाँ तक घर पर लाना है, तो जब वायर के थ्रू जाएगा तो पावर जनरेट होगा I² रेजिस्टेंस के थ्रू, और 10⁻5 कहेंगे धीरे 10⁻10R, क्या बहुत ज्यादा पावर जनरेट होगा कि नहीं। हम जगह तार भेज रहे हैं, तार में इतना हीट प्रोड्यूस हो जा रहा है कि जल जल के तार गिर जा रहे हैं। तार जल जल कर गिर जा रहे हैं। हम चाहते हैं तार जल जल के ना गिरे, हम चाहते हैं तार जल जल के ना गिरे, तो हम लोग कहे भाई इसके लिए ट्रांसफार्मर का यूज, ये डीसी से तो भेज ही नहीं पाएंगे हम लोग डीसी को, क्योंकि तो कांस्टेंट वोल्टेज है। अब ट्रांसफार्मर करता क्या है, तो हम लोग देख रहे थे कि यदि हम लोग यहाँ देखें तो पावर P बराबर I²R से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा था, और इतना तार जो होगा वो जल जाएगा भाई, इतना हीट प्रोड्यूस होगा तो तार जल के गिर जाएगा। कैसे इसको रोका जाए, तो हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज किए। ट्रांसफार्मर में जो सबसे पहले यूज हुआ बेटा ट्रांसफार्मर में, वो स्टेप अप, मान लीजिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। स्टेप अप का मतलब है जो लो वेरिएबल वोल्टेज है उसको हाई वेरिएबल वोल्टेज मिलती है,
और बदल देता है, लो वेरिएबल वोल्टेज को हाई वेरिएबल वोल्टेज बदल देता है, लो वेरिएबल को हाई और हाई को लो, दोनों कर सकता है, लो से हाई, हाई से लो। जब लो वेरिएबल वोल्टेज को हाई वेरिएबल वोल्टेज में बदलता है उसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं? स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब हुआ दो तरह का ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप लो वेरिएबल वोल्टेज को हाई वेरिएबल वोल्टेज में बदलता है, जबकि स्टेप डाउन हाई वेरिएबल वोल्टेज को लो वेरिएबल वोल्टेज, डाउन नाम से समझ जाओ, हाई से लो और अप माने लो से हाई। क्या चीज? वोल्टेज। और ध्यान दीजिए ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज को बढ़ाता है तो चाहता है कि पावर लॉस न के बराबर, कुछ तो होगा ही पावर लॉस, तो कोशिश ये करते हैं कि पावर लॉस नेग्लिजिबल हो। यदि पावर लॉस नेग्लिजिबल होगा तो P बराबर VI है, V बढ़ेगा तो करंट घटेगा। ठीक है, तो ऐसे में बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वेरिएबल वोल्टेज में बदलता है, लो वेरिएबल वोल्टेज को हाई वेरिएबल वोल्टेज में बदलता है, लेकिन करंट उल्टा होगा। करंट हाई, समझ में आ रहा है? जब वोल्टेज लो से हाई होगा तो करंट हाई से लो हो जाएगा। P बाय VI, P कांस्टेंट है करीब करीब, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा। जैसे आप वोल्टेज ध्यान दीजिए, स्टेप अप वोल्टेज बढ़ा मतलब करंट घटेगा, स्टेप डाउन सब वेरिएबल है ना, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल करंट, स्टेप डाउन वोल्टेज घट गया, करंट बढ़ गया। अब हुआ क्या? अब हमने क्या किया, इसको मान लीजिए बढ़ा दिया 100 टाइम्स। कितना बढ़ा दिया? 100 टाइम्स वोल्टेज बढ़ा दिया, 1000 टाइम्स बढ़ा दिया, 1000 टाइम्स। अब 1000 टाइम्स बढ़ा दिया वोल्टेज, तो अब जो आप लिखे थे 20 × 10⁶ था और इसको हमने 1000 टाइम्स बढ़ा दिया तो वोल्टेज क्या हो गया? 2 × 10⁻² है, × 10⁻³ हो गया। 1000 टाइम्स बढ़ा दिया, V वोल्टेज 200 था भाई, 200 तो था ही और आ गया 200 × ऐसे लिखो ज़्यादा अच्छा हो तो 1000 बढ़ा दिया ट्रांसफार्मर ने इसको वोल्टेज। अब करंट क्या होगा? 10⁵ यहाँ से कट जाएगा, तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि अब I 100 एम्पीयर का हो गया? और I² R करेंगे तो अब भाई 10⁴ R हो गया, पहले से बहुत कम हो गया है। और भी बढ़ा सकते हैं, और टाइम बढ़ा दें तो और अच्छे से करंट कम होते जाए। इसीलिए याद होगा जो, इसलिए आप गांव में जब देखते होंगे तो आप देखते होंगे जो वायर जाता है वो हाई टेंशन वायर करते हैं ना, इसीलिए क्योंकि वहाँ वोल्टेज हम लोग क्या करते हैं बेटा, वहाँ पर वोल्टेज हम लोग ज़्यादा देते हैं और वहाँ कर सकते हैं वोल्टेज बढ़ा देते हैं ताकि करंट कम हो जाए। और इस तरह से हम लोग जहाँ पावर हाउस होता है वहाँ कौन से ट्रांसफार्मर लगाते हैं? स्टेप अप। क्यों स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं बेटा? ताकि लो वेरिएबल वोल्टेज पर जो पावर बना उसको हाई वेरिएबल वोल्टेज कर दे और करंट कम हो जाए। करंट कम हो जाएगा तो I कम वायर से जाएगा, करंट जाएगा वायर से, तो I² से हीट लॉस कम होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक दे सकें। और जब लोकल आ जाता है पावर स्टेशन में, लोकल जगह पर आ जाते हैं जहाँ घर में सप्लाई करना है, लोकल आ जाता है तो वहाँ हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफर कर देते हैं, या शहर में एंट्री करना है तो वहाँ स्टेप डाउन थोड़ा कर देते हैं। लोकल जगह पर क्या लगाएंगे? घरों के पास कैसा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पूछा जाता है। स्टेप डाउन, क्यों स्टेप डाउन? ताकि अब वो क्या करेगा बेटा, समझा, हाई वोल्टेज को लो वेरिएबल वोल्टेज में बांट देगा ताकि हम लोग घरों में सेफ रह सके। समझ में आया? तो जहाँ पावर हाउस होता है वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं और जो घर पर लगता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है, घर के पास जो ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर का यूज क्या हुआ अब समझ में आया? करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, ट्रांसफार्मर न होता सर यदि 220 वोल्ट पर हम भेजते तो पावर बहुत ज़्यादा था तो करंट बहुत ज़्यादा होता, हीट बहुत प्रोड्यूस होता, तार टूटते, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी भेजा नहीं जा सकता था। और ये जो सुविधा है वो AC में ही सुविधा है ना। तो यह AC में ट्रांसफार्मर ही है जो लो वेरिएबल वोल्टेज को हाई वेरिएबल वोल्टेज में या हाई वेरिएबल वोल्टेज को लो वेरिएबल वोल्टेज में चेंज करती है बिना पावर लॉस। आइडियल केस में कहते हैं पावर लॉस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ पावर लॉस होता ही है, तो कम से कम पावर लॉस करें। इसीलिए ट्रांसफार्मर को दो बात में स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप लो वेरिएबल वोल्टेज को हाई वेरिएबल वोल्टेज में बदलता है, करंट हाई से लो करेगा। स्टेप डाउन में
ट्रांसफार्मर हाई वेरिएबल वोल्टेज को लो वेरिएबल वोल्टेज में करेगा, जबकि करंट लो से हाई कर देगा। ठीक है ना, करंट उल्टा होगा। तो इसलिए आप अप डाउन वोल्टेज से याद रखिए, करंट उल्टा वोल्टेज आ जाएगा। अब कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन कैसे रहा, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। स्टेप ट्रांसफार्मर सब स्टेप अप हो या स्टेप डाउन, ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कंसेप्ट पर, किस पर, म्यूचुअल इंडक्शन के कंसेप्ट पर ट्रांसफार्मर काम करता है। तो यहां हम लिखते हैं ट्रांसफार्मर के लिए कैसे बनाते हैं ट्रांसफार्मर, कहते हैं लेमिनेटेड प्लेट लीजिए और सॉफ्ट आयरन का प्लेट। सॉफ्ट आयरन आप जानते हैं, सॉफ्ट आयरन होगा तो उसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जल्दी जल्दी होगा, है ना, ये पढ़ाएंगे भी मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन जल्दी जल्दी होगा तो उसमें हिस्टेरिसिस लॉस, वो भी हीट का लॉस होता है, हीट के रूप में जाता है, हिस्टेरिसिस लॉस कम से कम होगा। तो हिस्टेरिसिस लॉस वो भी हीट ही है, एनर्जी प्रोड्यूस होना है। हिस्टेरिसिस लॉस कम से कम करने के लिए यहाँ हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट आयरन लेते हैं और लेमिनेटेड प्लेट इस्तेमाल करते हैं। लेमिनेटेड प्लेट क्यों इस्तेमाल करते हैं जरा बताइए आप। लेमिनेटेड प्लेट इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ईडी करंट प्रोड्यूस न हो या ईडी करंट कम से कम होता तो है ईडी करंट प्रोड्यूस, लेकिन कम से कम प्रोड्यूस हो लेमिनेटेड प्लेट। ठीक, सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड प्लेट ताकि हीट प्रोड्यूस, हीट में एनर्जी लॉस कम से कम। और इसमें हम लोग एक वायर जोड़ते हैं बेटा, इसको प्राइमरी करते हैं। इसी में हम लोग जैसे जिस वोल्टेज को चेंज करना है उसको जोड़ देंगे, इसको कहेंगे प्राइमरी है, वीपी जोड़ दिया, वीपी वोल्टेज। ठीक, यहाँ पर वोल्टेज दे दिया। और जिस लेमिनेटेड प्लेट पर मैंने प्राइमरी कॉइल जोड़ा उसी पर सेकेंडरी कॉइल जोड़ेंगे। जिस पर प्राइमरी कॉइल जोड़ा उसी पर सेकेंडरी कॉइल भी जोड़ेंगे। अब बड़े अच्छे से दोनों को एक ही पर क्यों जोड़ते हैं, एक ही प्लेट पर क्यों जोड़ते हैं, ताकि जो फ्लक्स चेंज इसमें आए उसी का यही हो ना, प्राइमरी में करंट वेरिएबल फ्लो करेगा तो भाई यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एक ही प्लेट है तो वही मैग्नेटाइजेशन इसमें भी होगा, इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, सेम मटेरियल में सेम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो भाई इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर हम लोग को मिला ये वास्तव में यहाँ सेकेंडरी वोल्टेज में मिलेगा Vs, यही आउटपुट है, यही आउटपुट है और ये इनपुट का काम करेगा और ये आउटपुट। म्यूचुअल इंडक्शन का केस। अब आप लिखोगे कैसे बेटा, ध्यान दो, तो आप ये दे रहे तो Vp बराबर Np d∅dt प्रोड्यूस कर रहे हो। एक ही मटेरियल बदले जो इसमें फ्लक्स होगा वही फ्लक्स चेंज इसमें भी होगा, रेट ऑफ फ्लक्स चेंज। तो यहाँ Vs लिखोगे और ये हो जाएगा Ns d∅dt। अब कोई कहे Vs बाई Vp क्या होगा, एकदम अच्छे से d∅dt कट जाएगा, Ns बाई Np, इसी पर खूब क्वेश्चन है। Ns है सेकेंडरी कॉइल जहां से आउटपुट ले रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, और Np क्या है बेटा, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न, और Vs क्या है, आउटपुट वोल्टेज, Vp क्या है, इनपुट वोल्टेज, और इसको हम R से दिखाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तुम्हें स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो स्टेप अप माने Vs ज्यादा चाहते, स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो आप समझ जाओ Vs शुड बी ग्रेटर देन Vp होना पड़ेगा, आउटपुट ज्यादा होना पड़ेगा वोल्टेज। अप माने स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाता है, और ये तब संभव है जब Ns बड़ा हो Np से, मतलब Ns शुड बी ग्रेटर देन Np फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका मतलब जो R ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उसको ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। यदि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, मतलब वो लो वेरिएबल वोल्टेज को हाई वेरिएबल वोल्टेज बदलना है तो केवल यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में Ns बढ़ा दो, Np कम कर दो। क्लियर? पहला बात। यहीं पर करंट की बात करें, यदि आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तब हम कह सकते हैं कि सर पावर जो होता है सेकेंडरी का और प्राइमरी का पावर सेम होगा, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में सेकेंडरी का पावर थोड़ा कम होगा कंपेयर टू प्राइमरी। कुछ ना कुछ एनर्जी तो हीट के रूप में लॉस होगा। हाँ, हम लोग ये जरूर कोशिश कर रहे हैं कि हीट के रूप में कम लॉस हो। यहाँ बल्कि एक हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर में हम लोग ऑयल भी डालते हैं, कूलेंट है ना, ताकि जो गर्म जब हो जाता है कूलेंट ऑयल होता है, ताकि भी भाई एसी है ना, एसी रहेगा तो करंट
वेरिएबल है, फ्लक्स चेंज होना ही है, फ्लक्स चेंज हो तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। भाई इसमें भी आप जानो शॉर्ट मटेरियल है तो हिस्टैरिसीस लॉस होगा, एडी करंट आएगा, गर्म होता है, बल्कि गर्मी में और तेज गर्म होता है ना। अब कूलेंट जो है वो उसको ठंडा करने का काम करता है, इससे कम पावर लॉस हो। तो एक्चुअल में सेकेंडरी का पावर कुछ कम होता है प्राइमरी से। लेकिन आइडियल केस का बात करें, लेकिन दिस इज फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर जिसमें हम मानते हैं कि पावर लॉस न के बराबर, तो उस समय VS IS, लेकिन दिस कंडीशन इज फॉलो ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। VP IP उल्टा लिख रहा है ना, VS by VP इक्वल टू IP by IS, लेकिन यह केवल आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए सही होगा। और आप कह सकते हैं यहाँ VS by VP इक्वल टू NS by NP तो पहले से होता था, है ना बेटा, और यहाँ अब आ गया IP by IS। ये है आइडियल के लिए ये वाला केस, और ये तो सब जगह लगेगा, ये वाला सब जगह लगेगा। अब तो हम समझ में आ गया, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हम कहेंगे IP कम हो जाएगा और IS बढ़ जाएगा। सॉरी उल्टा हो गया ना, हाँ जी, NS बड़ा है NP से तो IP बड़ा हो जाएगा, मतलब IP बड़ा है, प्राइमरी में बड़ा कर ज्यादा करंट है और इसमें कम, वेरिएबल करंट। ये स्टेप हो। अब बात होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या हुआ, तुम लोग भी अच्छे समझ गए, हमने तो रिलेशन ही लिख दिया ना भाई, क्या VS by VP इक्वल टू NS by NP। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो हम चाहेंगे कि भाई NS कम हो और NP ज्यादा। स्टेप डाउन वोल्टेज कम हो जाए तो NS कम होना चाहिए, NP ज्यादा। इस जगह ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखा जाए तो लेस देन 1, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा बेटा, और बड़े अच्छे से हम यहाँ लिख सकते हैं कि VS by VP, याद है ना, VS by आइडियल के लिए VS by VP इक्वल टू IP by IS होता है, लेकिन दिस इज फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। तो इस केस में उल्टा हो जाएगा भाई, कि जब आप यहाँ पर लिख दोगे VS by IP by IS और ये छोटा हो गया, तो इस बार आप कह सकते हो भाई कि यहाँ पर सेकेंडरी स्टेप डाउन में VS कम है, इससे बेटा VP से, और लेकिन करंट जो होगा IP बड़ा होगा इससे, सॉरी उल्टा होगा, यहाँ IS बड़ा होगा, मतलब सेकेंडरी में करंट ज्यादा होगा पहले से, IS शुड बी ग्रेटर। तो स्टेप डाउन में प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा और सेकेंडरी में कम, आउटपुट कम हो जाता, डाउन हो जाता, वोल्टेज कम लेकिन करंट बढ़ता। ये स्टेप डाउन और स्टेप अप कैसे बनना समझ में आ गया, कुछ करना ही नहीं है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देना जी। इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो स्टेप अप है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफर। स्टेप अप कहाँ यूज होता है सर, स्टेप अप यूज होता है पावर हाउस पर। स्टेप डाउन कहाँ होता है, लोकल घर के पास स्टेप डाउन यूज होता है। कैसे जाता है, लिख दिया क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि इतना पावर हाउस है, 220 वोल्ट का है, जनरेट कर रहा है, इतना टाइम हमने स्टेप अप कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दे दिया ट्रांसफार्मर का, ठीक है, और वायर दे दिया लंबा सा, उसका रेजिस्टेंस दे दिया वायर का। अब मुझे बताओ कितना पावर पहुंचा, तो आप समझ रहे हो हम कैसे करेंगे। पहले तो क्या करोगे भाई, स्टेप अप क्या करेगा, 220 से कितना बढ़ा दिया वोल्टेज देख लो भाई ट्रांसफार्मर, फिर टोटल पावर P इक्वल टू V इंटू I करके, अब आउटपुट मिल गया V, तो इसके बाद I निकाल लीजिए, P बराबर V इंटू I करके I निकाल लीजिए, I मिल गया, अब वही I उस वायर से जाएगा तो I स्क्वायर R से हीट लॉस निकाल लीजिए, और टोटल पावर में से I स्क्वायर R क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो पता चल जाएगा कितना पावर उस स्टेशन पर पहुंच पा रहा है। समझ में आया कि नहीं, पावर हाउस से स्टेशन पहुंचता है, कितना पावर स्टेशन पहुंचा, क्योंकि I स्क्वायर R भी तो देखना होगा। I कैसे निकलेगा, टोटल पावर देख लीजिए और V इंटू I कौन सा है, जो ट्रांसफार्मर के बाद जो करंट आया वो ना लेना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर बाद करंट कैसे निकल जाएगा, स्टेप अप किया होगा तो हम लोग देख लेंगे कितना स्टेप अप हुआ, जितना टाइम वोल्टेज स्टेप हो गया, P बार VI में वही अप वाला वोल्टेज रखेंगे, I निकल कर आ जाएगा, I सेकेंडरी का मिल गया हमें तो I स्क्वायर R कर देंगे, निकल आएगा कितना हीट में प्रोड्यूस हुआ वायर के थ्रू, और पूरे पावर में से उतना निकाल दें तो बचा हुआ पावर वहां पर पहुंच गया। ये था ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट। तो AC इसीलिए यूजफुल है बेटा, क्योंकि AC में हम लोग करंट कंट्रोल के लिए चोक कॉइल यूज कर सकते हैं,
एसी में हम लोग ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं कि नहीं, ताकि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चीजें करंट को हम भेज सके दूर दूर तक, ताकि कम से कम हीट प्रोड्यूस हो और वायर सेफली हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। ये था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस तरह से पूरा ट्रांसफार्मर का भी पार्ट कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला बस उतना ही है, VS/VP = NH/NP = IP/IS। IP/IS तब लगाना जब वो आइडियल हो। एक्चुअल में सेकेंडरी में पावर कम होता है, प्राइमरी में ज़्यादा होता है, कुछ न कुछ हीट में लॉस होता है, लेकिन हम लोग जब आइडियल केस मानते हैं तब मानते हैं कि पावर क्या है, सेम आइडियल ट्रांसफार्मर लिखा रहेगा। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट, एसी खत्म। अब अगला जो हम बनाएंगे वो अर्थ मैग्नेटिज्म पर बनाएंगे और फिर मैग्नेटिक मटेरियल, उसके बाद मैग्नेट समाप्त करेंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का बना सकते हैं। ठीक, बस।